नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गोधुली भाग 2 का जो मॉडल सेट थर्ड है, उनका मैं 51 नंबर से लेकर 100 नंबर तक का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैंने इनसे पहले ही ऑलरेडी 7-8 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर चुका है, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा जो है बहुत नज़दीक आ चुकी है। तो हिंदी में आप लोगों को कम मार्क्स नहीं आए, इसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन आपको सभी मिलता रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन है, नियम में कौन सा उपसर्ग है? तो नियम, तो दोस्तों नी जोड़ यम, नियम हुआ। तो हम पहले संधि विच्छेद कर लेंगे, और संधि विच्छेद में जो पहला जो हिस्सा होगा वह उपसर्ग हो जाएगा, और दूसरा हिस्सा जो होगा वह प्रत्यय हो जाएगा। वैसे भी उपसर्ग की परिभाषा है वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उन शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन लाता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर नियम है, नी जोड़ यम, तो यहाँ पर नी जो है उपसर्ग हो गया, ये नी उपसर्ग हो गया। कहता वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उन शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन लाता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो नी जोड़ यम, तो नी हो गया उपसर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अप जोड़ मान, तो जो पहले आएगा वह उपसर्ग होगा, और जो बाद में आएगा वह प्रत्यय होगा। अप जोड़ मान, तो अप हो गया उपसर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर साहब था, दिल बहादुर साहब था, तो दिल बहादुर यहाँ पर है। चलिए ठीक है, आगे। आविनियो पाठ रचित है, आविनियो पाठ के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी हैं। ये किनके द्वारा रचित है? अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है। चलिए आगे। अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या है? तो दोस्तों देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में जो है इसके न माता का नाम दिया गया है न पिता का नाम दिया गया है, फिर भी गाइड में दे दिया गया है। तो हम नेट से देख करके इनका सेटिस्फाइड हुए हैं कि इसके माता का नाम निर्मला देवी था। अशोक वाजपेयी के माता का नाम निर्मला देवी था। यह हम गूगल से सर्च करके देख के सेटिस्फाइड हुए हैं, तब आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो अशोक वाजपेयी की माता का नाम निर्मला देवी है, जो कि आपके किताब में नहीं था, टेक्स्ट बुक में, फिर भी दे दिया है। तो चलिए हम उनको जहाँ तक हुआ सॉल्व करने का प्रयास किए हैं, और जो ओरिजिनल जानकारी दी हम आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। वे कह रहे थे ना कि अगर मेरे पास पैसे होते तो कुछ मिठाई लेते आते, ये बच्चे सबको बिस्कुट खरीदने के लिए कुछ देते। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाए। आगे, निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? तो पुल्लिंग जो है, देखिए सबका जो है ना, हम लोग वाक्य बनाएंगे, और वाक्य से लिंग निर्णय हो जाता है। तो सभी का वाक्य जाति, किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, ये स्त्रीलिंग हो गया। जमानत, उनको जमानत मिल चुकी है, यह भी स्त्रीलिंग हो गया। जोंक, जोंक बड़ी खराब चीज होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन जहाज डूब गया, तो ये होगा पुल्लिंग, जहाज डूब गया। चलिए, निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? तो इसमें भी क्या करेंगे, सबका वाक्य बना लेंगे, और वाक्य के अनुसार लिंग निर्णय हो जाएगा। तो इसमें भी ताश नहीं खेलना चाहिए, ये ताश जो है पुल्लिंग होगा, ताश नहीं खेलना चाहिए। चलिए उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग देखिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसका भी वाक्य बना लेंगे। तो इसमें अफवाह, अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। अफीम बहुत खराब चीज़ होती है। उसके बाद उबटन, वह उबटन पर है, या वह उबटन कर रहा है। धड़कन, उनकी धड़कन तेज हो गई, तो इसमें क्या होगा? उबटन होगा। वह उबटन पर है या वह उबटन कर रहा है, तो ये उबटन होगा। हम लोग लिंग निर्णय कर लेंगे वाक्य बना के,
और फिर स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है वह अपने आप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका जो है, अगर आप लोग किताब को लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तो यह जानेंगे कि निराला की साहित्य साधना पर इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये किताब को लाइन बाय लाइन जब पढ़ेंगे ना तब खुद बहुत ठीक तरीके से मालूम हो जाएगा कि इसे निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर जो है इसे ये चीज़ मिला है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। अब आगे में क्या है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो ये अविच्छिन्न है, अविच्छिन्न। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह अविच्छिन्न रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी ग्राम में हुआ था। ये उसकी जीवनी पढ़ेंगे तो फिर आप लोग जानेंगे कि तलवंडी ग्राम में हुआ था। और इसका पिताजी इसे बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, लेकिन ये साधु संत विचारधारा के हो गए तो फिर ये साधु संत बन गए। अब आगे क्या है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। और कबीर दास और ये दोनों एक ही साथ में रहने वाले व्यक्ति हैं। कबीर दास भी एक ही साथ में रहते थे और गुरु नानक भी एक ही साथ में रहते थे, इसलिए दोनों निर्गुण भक्त धारा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। देवकन्या में कौन सा समास है? तो देखिए दोस्तों, देवकन्या में इसका देव जो है ना, प्रथम शब्द जो है इसका मूल है। कन्या तो कोई भी हो सकती है, लेकिन देव कन्या है। कन्या कोई भी हो सकती है, लेकिन ये देव कन्या है, तो इसमें ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, जिसका प्रथम खंड जो है मूल हो, प्रथम खंड जिसका प्रमुख हो वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो ये तत्पुरुष समास हो गया। चलिए आगे बढ़ते। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो जिनका रूप कभी नहीं बदलता है उसे यथाशक्ति, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। और ये अव्ययी भाव समास का रूप उदाहरण है यथाशक्ति। चलिए आगे। पंत जी के पिताजी का नाम क्या है? तो पंत जी के पिता का नाम गंगादत्त पंत था। ये पंत जी के पिता का नाम गंगादत्त पंत था, जो कि कौसानी में टी एस्टेट में अकाउंटेंट का काम करते थे। इसके पिताजी, पंत जी के पिताजी चाय के बागान में अकाउंटेंट का काम करते थे, कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट का काम करते थे। इसके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो गीता प्रकाशनी भारत माता को कहा गया है, क्योंकि भारत में गीता की बहुत बड़ी महिमा है, तो इसलिए गीता प्रकाशनी भारत माता को कहा गया है। भारत माता के लिए गीता प्रकाशनी शब्द प्रयुक्त हुआ है। घनानंद की भाषा क्या है? तो इनकी ब्रज भाषा है। घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि ने पर्जन्य किसे, पर्जन्य का मतलब होता है बादल। ये शब्द निधि जब आप लोग याद किए होंगे तो पर्जन्य जथा जथारथ हुए दर्शो, पर्जन्य जथारथ हुए दर्शो, ये उसमें दिखाते हैं, कविता में कहते हैं कि पर्जन्य जथारथ हुए दर्शो ये है, तो पर्जन्य मतलब बादल होता है। चलिए आगे क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? उच्छ्वास, 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 ये उच्छ्वास ये सही है, ये शब्द सही है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष ये सही है, तो ये चरमोत्कर्ष ये सही है। ये चरम जोर उत्कर्ष बराबर चरमोत्कर्ष होता है, तो ये चरम जोर उत्कर्ष अ जोर हर्षौ बराबर ओ होता है, अ जोर हर्षौ बराबर ओ होता है, तो ये चरम जोर उत्कर्ष बराबर चरमोत्कर्ष हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका जो कठिन होगा ना उसका संधि विच्छेद करके समझ लेंगे, बस कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आगे क्या है, अमृत का पर्यायवाची कहते हैं सुधा होता है, ये तो सब जानते हैं, अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो चंचला लक्ष्मी को कहते हैं, लक्ष्मी को चंचला कहते हैं। कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रयास है, कोशिश का प्रयास है, प्रयास करते हैं, कोशिश। समझौता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है?
तो प्रत्यय किससे कहते हैं? जो सेकंड खंड होगा, जो बाद वाला हिस्सा होगा, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की परिभाषा है वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन लाता है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो समझौता में है समझ जोड़ अवता, समझ जोड़ अवता, इसे समझौता कहा जाता है। तो ये अवता जो है ना प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय अंत में लगता है। पहनावा में कौन सा प्रत्यय है? पहन जोड़ आवा, पहन जोड़ आवा, पहनावा। पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ने वाला, तो पढ़ने अलग हुआ, एक वाला अलग हुआ, तो इसमें वाला हुआ, पढ़ने जोड़ वाला, पढ़ने वाला। अब चलिए अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय उनका पूरा नाम है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय ने सूत्रपात किया किसका? प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। ये जो लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे उनकी जीवनी तो जानेंगे, क्योंकि अज्ञेय की इसमें कविता है हिरोशिमा, तो कविता में तो नहीं बताएगा, उसकी जीवनी में बताएगा। तो अज्ञेय ने प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। चलिए प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्जापुर में हुआ था। प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। और इन्होंने रसिक समाज की स्थापना भी किए थे। 3 बेटे की माँ कौन है? तो सीता है। सीता को 3 बेटा था, सीता को 3 बेटा था। एक का नाम था कैलाश, एक का नाम था बिरजू और एक का नाम शायद लखन था। तो 2 का नाम तो कन्फर्म है, बिरजू और कैलाश था। तो 3 बेटे की माँ सीता थी। चलिए स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन स्वदेशी पाठ के रचनाकार है। अब आगे क्या है? क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो ये जो है ना मंगम्मा ने कहा था अपनी बहू को, क्योंकि उसकी बहू जो है ना अपने बेटे को पीट रही थी, तो मंगम्मा को खराब लगा था, इसीलिए कहा क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो ये मंगम्मा ने कहा था, अपनी बहू को कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या क्वेश्चन? किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेगा? भक्त को खोकर अपना अर्थ खो बैठेगा। जब भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान को कौन पूजेंगे, कौन पूछेंगे? इसीलिए है कि मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु कैसे रहोगे? तो ये है मुझे खोकर तुम अपना अस्तित्व खो बैठोगे, तुम्हारे चरण भटकेंगे लहू लुहान। तो ये ऐसा था। तो भक्त के बिना भगवान अधूरा है। तो किससे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? भक्त को खोकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये लेखक नहीं, यहाँ पर कवि होना चाहिए। तो चलिए फिर भी रेनर मारिया रिल्के, यहाँ पर मेरे बिना तुम कवि प्रभु ये कविता है, तो यहाँ पर कवि होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन फिर भी चलिए वहां पर लेखक दे दिया है। तो ये रेनर मारिया रिल्के है। माँ कहानी में कौन पागल था? तो मंगू पागल थी, और मंगू को इलाज कराते कराते माँ भी पागल हो गई। तो पहले पहले तो मंगू पागल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमावस्या का विपरार्थक शब्द क्या है? तो अमावस्या का उल्टा पूर्णिमा, अमावस्या का पूर्णिमा होगा। अतिवृष्टि का विलोम क्या है? अनावृष्टि, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? कवित्री अनामिका ने इनमें से किसका संपादन किया? कहती है औरतें, हाँ दोस्तों ये कहती हैं औरतें का संपादन किया, क्योंकि ये जो है ना गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्ठुप, ये तीनों उसका काव्य संकलन ही है। गलत पते की चिट्ठी, अनुष्ठुप और बीजाक्षर, ये तीनों उनका काव्य संकलन है। ये अनामिका का कहती हैं औरतें उनका संपादन किया। तांगे वाला में कौन सा प्रत्यय है? तांगे जोड़ वाला, तो तांगे वाला में वाला प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय जो अंत में लगेगा उसे प्रत्यय कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीरंदाज में कौन सा प्रत्यय है? तो तीर जोड़ अंदाज, जिसे तीर चलाने का अंदाज हो उसे तीरंदाज कहते हैं, तो अंदाज प्रत्यय है। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है?
रश्मि रथी, संस्कृति चाटोपाध्याय, उर्वशी रेणुका। उर्वशी के लिए मिला है दोस्तों, क्योंकि संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये याद रखिएगा कि संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और उर्वशी के लिए उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है शुद्ध वाक्य? क्या है? राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी। इनमें से सभी थोड़े होगा, इसमें से यह है राम ने पुस्तक खरीदी। ये राम ने पुस्तक खरीदी ये सही होगा, क्योंकि खरीदी किताब स्त्रीलिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर है जनतंत्र का जन्म के कवि। नींद के दरमियान कुछ इंच पैर बढ़ गए, तो ये होगा पैर बढ़ गए। नींद के दरमियान कुछ इंच पैर बढ़ गए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि अब ये क्वेश्चन लास्ट पार्ट है। अब देखिए, किसने अपने कोमल सींगों से धकेलना शुरू किया? तो अंकुर ने धकेलना शुरू किया। ये कविता जो पढ़े होंगे तो उसमें से आप लोग जानेंगे किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया। अंकुर ने। और ये किस कवि का है? तो ये जो है ये हमारी नींद कविता में से है। तो हमारी नींद के वीरेन डंगवाल कवि हैं। तो उसमें से कोमल सींगों ने, ये अंकुर ने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया। चल आगे है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात करते? बंगाल में, क्योंकि लेखक का जन्म बंगाल में हुआ था। लेखक जो सॉरी ये कवि जो है ना बंगाल के रहने वाले हैं। इसे कवि कौन है? लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास। लौट कर आऊँगा फिर के कवि हैं जीवनानंद दास। वे हमेशा अपने जन्मभूमि के प्रति स्नेह प्रेम व्यक्त करते रहते हैं, इसीलिए वे लौटकर फिर बंगाल में आने की बात कहते हैं। कवि अगले जन्म में, आगे बढ़ते हैं, कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है? तो फिर बंगाल में, क्योंकि कवि का जन्म स्थान बंगाल ही है। तो दोस्तों देखिए, मैंने जितना भी वीडियो बनाया है ऑब्जेक्टिव वाला, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उससे आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पापाती की उम्र क्या थी? 12 साल थी। जो सेकंड हिंदी पढ़ेंगे वर्णिका तो उसमें से जानेंगे। ये सेकंड हिंदी का है। पापाती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष थी। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सरस्वती को तो शारदे कहते हैं, शारदा महारानी शारदे कहते हैं। तो दोस्तों ये थर्ड मॉडल सेट जो था उसका मैंने सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दिया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और उसके बाद मैंने लिंक में सभी का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसे टच करके और भी पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं और इससे आपकी परीक्षा में आसानी होगी, सुविधा होगी। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।